सेक्शन 111A डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 112A एंड सेक्शन 112। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ द कैपिटल गेन्स, तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया पिछले वीडियो में कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो दो तरह के, उसको हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक सेक्शन 112 के अंडर है और एक सेक्शन 112। तो सेक्शन 112 के अंडर जो है वो दो रेट लगते हैं, एक 20% और 10%। 10% लगता है एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर। और ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो ही सेक्शंस होंगी, या तो वो 112A में आएगा या 112 में आएगा। और यहां पे स्लैब रेट के लिए कोई भी जगह नहीं है। इंडिविजुअल होगा स्लैब रेट्स लगेंगे, कंपनी होगी 30% लगेगा, फॉरेन कंपनी होगी 40% लगेगा। तो इस तरह से क्या है कि अब इससे पहले कि मैं सेक्शन 112A को डिस्कस करूं, मैं सबसे पहले आपसे आज बात करूंगा प्रोविशियो। प्रोविशियो कंडीशन बोल लीजिए, एक्सेप्शन बोल लीजिएगा। तो इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है सबसे पहले डिस्कस करने से पहले। तो देखिए प्रोविशियो 1 क्या बोलता है। प्रोविशियो 1 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी फॉर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी। एक तरह से प्रोविशियो 1। और प्रोविशियो 2 है इंडेक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो इंडेक्सेशन है इसके बारे में आपको काफी नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी मैं जैसे ही जो प्रोविशियो 2 है उसके बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो पहले तो मैं आपसे प्रोविशियो 1 की बात करूंगा कि ये क्या कहता है, एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक है क्या। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है फॉरेन से और वो इंडिया में आना चाहता है और इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, $1000 लेके आ रहा है एट द रेट ऑफ ₹60। उस टाइम का रेट जो है वो 60 है एक्सचेंज रेट। ओके, अब इसका मतलब है कि 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए कन्वर्ट कर दिए गए। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसने एक कंपनी के 600 शेयर्स परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ 100। 60,000 रुपीज जो है उसने इन्वेस्ट कर दिया। और कुछ टाइम के बाद जो है उसने उसको एट द रेट ऑफ 110 सेल कर दिया। इसका मतलब ये सेल जो है, ये जो 110 इसमें जो था वो सेल कर दिया। अब इस तरह से क्या है कि 66,000 रुपीज जो है उन्होंने अर्न कर लिया। अब जब 66,000 रुपीज अर्न कर लिया तो इसका मतलब है कि 66,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ भी मान लीजिएगा। ओके, तो यहां पे तो हम क्या मानेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है। ये हो गया उसके पास 6,000 रुपए। अब क्या हुआ, ये जो 66 यहां तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है। लेकिन जिस दिन हमने 66,000 में सेल किया उसको उसने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया। तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन डॉलर की जो कीमत थी वो 68 रुपीज थी। अगर मैं 66,000 को 68 से पर डॉलर से डिवाइड करूं, इसका मतलब है कि वो $971 में कन्वर्ट हो गया। तो लाया कितना था वो 1000, लेके कितना जा रहा है $971। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से उसको लॉस हो रहा है। जबकि यहां पे अगर मैं देखूं कैपिटल गेन में, तो यहां पे तो 6,000 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि दिस इज द लॉस। He is coming with 1,000 rupees and going with $971, coming with $1,000. But on the other hand, in case of the capital gain, he is earning a short-term or long-term capital gain of ₹6,000 rupees. इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब भी हमने कैपिटल गेन कन्वर्ट करना है तो उसको इंडियन करेंसी में ना करके किस में करना है, फॉरेन करेंसी में। और फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद देखना है कि वो उसमें कैपिटल गेन है या नहीं है। सो दिस वाज द पर्सन हु वाज नॉन रेजिडेंट और या फॉरेन कंपनी थी। उसने क्या किया, शेयर्स परचेज किए। किसके किए, या तो इंडियन कंपनी के या गवर्नमेंट कंपनी के इन द फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से उसको कैपिटल गेन के बारे में प्रोविशियो 1 कह रहा है।
उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोविशियो 2। प्रोविशियो 2 में ये है कि इंडेक्सेशन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या होगी कि कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन। आफ्टर इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसके ऊपर अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो उसके ऊपर रेट लगेगा 20% का। ठीक, तभी जो हम 20% और 10% की बात कर रहे थे। और ऑप्शन 2 है कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन। और जब हम विदाउट इंडेक्सेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग नहीं करते, राइट। तो वहां पे 10% टैक्स लगता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, जहां आप इंडेक्सेशन करेंगे वहां पे 20% रेट लगेगा, जहां इंडेक्सेशन नहीं करेंगे वहां 10% लगेगा। ये तो मैंने जस्ट आपके लिए जो हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किया था वो सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इंडेक्सेशन करते हैं, और सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम इंडेक्सेशन नहीं करते। अगर यहां नहीं करते हैं तो 10%, अगर करते हैं तो 20%। दोनों की कैलकुलेशन करो, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है या विच एवर इज लोअर दैट रेट इज टू बी कैलकुलेटेड। लेकिन ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, सिर्फ टैक्स पर्पज से कर रहे हैं और कोई इसके पीछे का लॉजिक नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको ये प्रोविशियो भी क्लियर हो गया कि व्हाट आर द प्रोविशियो अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि इसका रेफरेंसेस फर्दर आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्रोविशियो 1 और प्रोविशियो 2 का लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए जी, आज सबसे पहले होना तो 112 चाहिए था पहले और 112A बाद में करना चाहिए था, लेकिन मैं पहले आपसे 112A ही डिस्कस करूंगा क्योंकि ये तो न्यू इंसर्टेड है। इसलिए करूंगा क्योंकि इसका रेफरेंस, इसका जो रेलेवेंस है वो 11A के साथ है, इसलिए मैं 112A को पहले डिस्कस करूंगा और 112 को बाद में डिस्कस करूंगा। क्लियर है जी? अच्छा, अब देखिए जी, सेक्शन 112A। देखिए सेक्शन 112A के अंडर अगर आप सेक्शन 11A अगर आपने देखा, जो कि अब तक आपको फुली उसकी नॉलेज होगी, तो उसके साथ क्या रिजेम्बलेंस है उसकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल है, ये तो आपको पता चल गया। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, यानी कि असेसमेंट ईयर 1920, और उससे आगे जो है अभी भी एप्लीकेबल है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो दैट इज एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो ये जो मैं आपसे यहां पे जो कह रहा था, तो यहां पे मैं 10% आप लिखूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। ओके, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% भी तब लगेगा व्हेन इट इज एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज ऑन द ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो सिंपल सी बात जो पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अब अगर मान लीजिए कि आपके पास 1,50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इन एसेट्स को ट्रांसफर करके है, तो उसमें से पहले 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी और फिर 50,000 रुपए के ऊपर 10% का रेट लगेगा, ये लगेगा। सो दिस इज, तो 1 लाख रुपीज की एग्जम्पशन भी यहां पे दे दी गई है। So tax at the rate of 10% on long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh on the transfer of following long-term capital assets। कौन से? Listed equity shares, सर ये भी हमने पढ़े हैं। STT paid on transfer and acquisition, ये नई चीज आएगी, अभी आपसे डिस्कस करूंगा। पहले तो हम एसेट्स देखते हैं। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो यही आपके पास अगर आप 111A में अगर हम देखें तो वहां पे भी हमारे पास जो कवर हो रहे थे वो भी हमारे पास जो कवर हो रहे थे वो क्या थे? इक्विटी शेयर्स थे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स थे, और जो तीसरा हमारे पास था वो था हमारे पास बिजनेस ट्रस्ट। और बिजनेस ट्रस्ट के बारे में भी हमने आपको पता है कि डिटेल में डिस्कशन करी थी कि ये बिजनेस ट्रस्ट जो है वो क्या होता है और कैसे जो है इसके ऊपर जो है वो टैक्सेबिलिटी की जाती है। ये देखिए मैंने आपसे किया था शेयर कि 111A और 112 ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि यही एसेट्स आपके पास कहां थी?
111A में थी, यही एसेट्स 112A में आ गई। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, वहां पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इन एसेट्स को ट्रांसफर करके, तो वो चला जाता था 111A में, और अगर ये इसके ऊपर हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये आ जाएगा 112A के अंदर। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, एसटीटी पे होना चाहिए ट्रांसफर के टाइम और साथ में एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन जो है यानी कि परचेज और सेल के टाइम में, परचेज और सेल के टाइम दोनों के टाइम में एसटीटी पे होना चाहिए, जबकि ऐसा शॉर्ट टर्म में नहीं था। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में एसटीटी सिर्फ ट्रांसफर के टाइम में, एक्विजिशन के टाइम में नहीं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। ओके, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है कि इफ सच ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन ऑन ए रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको पहले भी हम डिस्कस किया था, कहां पे, बिजनेस ट्रस्ट में, लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो हमने कहा था गुजरात में है, और बीएससी और एनएससी की 100% सब्सिडरीज ने वहां पे ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो एक ओपन कर रखी हैं, और वो सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो अगर वहां पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल एट 10% इवन थ्रू एसटीटी इज नॉट पेड, क्योंकि आपको पता है वो एससीजेड में है, और एससीजेड में कुछ एक रिलैक्सेशन बाकी को है, तो इनको क्यों नहीं। तो इसलिए दैट पॉइंट इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो देयरफॉर इफ एसटीटी इज नॉट पेड इवन देन, तो ये क्योंकि यहां एसटीटी पेड था, तो इनके लिए जो है वो एक एग्जम्पशन है, ये इनके ऊपर अगर एसटीटी पेड भी नहीं होगा तो भी यहां पे 10% ही टैक्स लगेगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमने पहले भी आपसे कहां पे डिस्कस करी थी, ये यहां पे आपसे जो है वो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करी थी 111, एक देख लीजिएगा, सीधा टैक्सेशन यहां जा रहा है, ना तो यहां पे कोई डिडक्शन है, नथिंग। और जब हमने 87A की भी दी थी तो हमने बोला था एक्सेप्ट 112A, 112 की इनकम को निकाल करके जो आपके पास होगा उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है जी। तो यही बातें हम यहां पे मैंने नोट डाउन कर दी हैं कि नो इंडेक्सेशन, ठीक है, जब 10% लगाना है, और अगर इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन, नो कन्वर्शन इनटू अदर करेंसी, नो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है जी। ओके, अगर आपने इंडेक्सेशन कर दी तब तो रेट कहां चला जाता है, 20%, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 10%। तो यहां सेक्शन 112A के अंडर जो है वो कौन सा टैक्स लगेगा, 10%। लेकिन ना तो इंडेक्सेशन होगी, ना कन्वर्शन इनटू फॉरेन करेंसी होगी, ना कोई रिबेट मिलेगी, ना 87A मिलेगा, ना डिडक्शन मिलेगी 6A के अंदर, सिर्फ एग्जम्पशन मिलेगी 1 लाख रुपीज की। सो इन केस ऑफ ए रेजिडेंट individual or Hindu undivided family, long-term capital gain shall be reduced by unexhausted business exemption limit and the balance will be taxable. लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा, ये अगर किसी की इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही है, उसी केस में जो है ये इंप्लीमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसकी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल या कैपिटल गेन से जो इनकम है वो 3 लाख रुपए की है, ठीक है जी। तो 3 लाख रुपए में से आपके पास, आपको पता है कि 1 लाख रुपए जो है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर यहां पे 1 लाख एक्सीड कर रहा है, तो अब आपके पास रहेगी 2 लाख रुपए। उधर जो है अगर इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, 2.5 लाख रुपए तक जो है एग्जम्प्ट है, तो यहां पे तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 लाख रुपए के ऊपर, 2.5 लाख क्योंकि ये ज्यादा है, तो यहां पे उसको टैक्स देना पड़ेगा नील। अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मान लो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए आपकी एग्जम्प्ट हो गई, 3 लाख रुपए यहां हो गया, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए हो गया, बाकी बच गया 50,000, इसके ऊपर लगेगा 10%। अच्छा, अब मान लीजिए कि कुछ एक इनकम कुछ और से भी है, मान लीजिए कि सैलरी से भी उसकी इनकम है, और साथ में यहां पे 112 के अंडर जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी उसको है, और मान लो सैलरी की इनकम जो है उसकी इनकम आ जाती है, सपोज करते हैं 2 लाख रुपए, और यहां पे जो है उसकी इनकम आ जाती है 4 लाख रुपए।
ओके, अब क्या होगा कि अब इसका मतलब है टोटल इनकम कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। तो हम क्या करते हैं, पहले सैलरी वाली इनकम को अलग कर देते हैं और उसके बाद हम 4 लाख रुपए की इनकम यहां ले जाते हैं। अब अगर 4 लाख रुपए की इनकम है, सैलरी की इनकम को थोड़ा सा 2.5 लाख कर देते हैं, 2.5 लाख रुपए, और ये 6.5 लाख कर देते हैं। 4 लाख में से 1 लाख रुपए आपकी एग्जम्प्ट हो गई, तो कितना रह गया, 3 लाख। अब इसकी अभी तक यहां पे अनएग्जॉस्टेड अब कितनी है, 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख के ऊपर जो है वो अभी तक अनएग्जॉस्टेड है। तो हम फिर उसको जो है वो 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे, अब यहाँ पे सैलरी की इनकम थी तो 2.5 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर उसने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दी। तो अनएग्जॉस्टेड कितना है, 0 है। तो 3 लाख रुपए के ऊपर जो है उसका 10% लगेगा। अब मान लो सैलरी की इनकम आ जाती है 4 लाख रुपए, ठीक है जी। अब 4 लाख में से उसने क्या किया, 2.5 लाख की बेसिक लिमिट आ गई। अब बाकी कितना बच गया, 1,50,000। तो 4 और 4 8 लाख रुपए यहां पे हो गया, ठीक है जी। अब इसमें 4 लाख तो इधर हो गया, 2.5 लाख रुपए यहां पे इसने एग्जॉस्ट कर दिया, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहां पे 4 लाख की जगह पे जो सैलरी की इनकम है वो मान लेते हैं अब 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। अब अगर 1.5 लाख रुपए इनकम है तो ये 1.5 लाख रुपए इनकम हो गई, ये 5.5 हो गई। अब हमारे पास क्या होगा कि 2.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए की तो आपको एग्जाम्पट मिल गई, 1 लाख रुपए अभी आपका अनएग्जॉस्टेड है। तो अब आप 1 लाख रुपए यहां पे माइनस कर सकते हो, 2 लाख रुपए आपका टैक्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो इसलिए कैलकुलेशन in case of resident individual or Hindu undivided family, long-term capital gain shall be reduced by unexhausted vesting exemption and the balance will be taxable. ठीक है जी, okay. So calculation of long-term capital gain under section 112A, first and second proviso to section 48, that is benefit of indexation and currency fluctuation shall not be allowed while calculating long-term capital gain. तो अब समझ आ गया जी प्रोविशियो। तो यहां पे जो प्रोविशियो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, लिस्टेड का मतलब यही है कि एसटीटी पेड है। तो अच्छा, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। मान लो वो इक्विटी शेयर भी होंगे, राइट शेयर भी होंगे, बोनस शेयर भी होंगे, ठीक है जी। अब मान लीजिए अगर एसटीटी पेड है और शॉर्ट टर्म है तो कहां चला जाएगा, 111A में। अभी हमने डिस्कस किया इक्विटी शेयर्स। अच्छा, अगर वो लॉन्ग टर्म में है तो कहां चला जाएगा जी, 112A में। ये तो बात हमें क्लियर होगी। अगर सर एसटीटी नॉट पेड है तो अगर शॉर्ट टर्म है तो क्या चला जाता है, स्लैब रेट। अगर लॉन्ग टर्म है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इनमें से जो भी उसको बेनिफिशियल होगी वो लगाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर लिस्टेड बोनस शेयर्स है, क्योंकि मैंने बोनस शेयर्स लिखा और आपको पता है कि लिस्टेड बोनस शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑलवेज 10% पे टैक्सेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है नील होता है, अगर कुछ दिया होगा तो है, इसलिए इसकी इंडेक्सेशन नहीं होगी। तो नो इंडेक्सेशन, जब नो इंडेक्सेशन है तो नेचुरली कौन सा टैक्स लगेगा, 10% है, चाहे अब वो लिस्टेड है चाहे ना। तो इसलिए लिस्टेड बोनस शेयर्स ऑलवेज टू बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। लॉजिक इसके पीछे मैंने दे दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आपको बोनस मिलता है तो कुछ भी नहीं देते हैं, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं होती। अच्छा, अब बात आता है, यहां थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आपको कि लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं लेकिन डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड है। ओके, अब एसटीटी पेड है, इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी पेड है, नॉर्मल रेट लगते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो ऑलवेज 10%। क्यों 10% है, क्योंकि भैया डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं होता। तो अगर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं होता तो फिर नेचुरली आपको बताया अभी आपको कि इंडेक्सिंग नहीं होगी तो 10% लगेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, राइट शेयर है, बोनस शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म है तो कहां जा रहेगा आप, 20%, और शॉर्ट टर्म है नॉर्मल रेट, क्योंकि यहां पे शेयर्स क्या है, अनलिस्टेड है और ये 112A में कवर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहां तो होते हैं लिस्टेड। तो इसलिए अनलिस्टेड, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म है तो 112 लगेगा। तो 112 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो नेचुरली अब यहां से एक रास्ता खुल रहा है 112 के लिए। उसी तरह से आ जाइए, अगर गुडविल है, मान लीजिए अर्बन लैंड है और पेंटिंग्स है,
बताना चाहिए मुझे, क्या ये इसमें कवर हो रही है? सर नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म होगा तो नॉर्मल रेट लगेगा, और लॉन्ग टर्म होगा तो सेक्शन 112 में कवर होगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी आपकी। तो इस तरह से अब शायद आपको ये क्लियर हो गया कि 112 में 20% 10% जो 112A में नहीं आएगा वो कहां जाएगा? 112 में जाएगा। और 112 में क्या जाता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि एसटीटी पे होना चाहिए और ट्रांसफर और एक्विजिशन के टाइम में होना चाहिए इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। और इससे अलावा जो बाकी एसेट्स हैं वो कहां चली जाती हैं? 112 में चली जाती हैं। तो तभी आपको मैंने जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको आपको क्लियर कर दिया। लिस्टेड सिक्योरिटीज थी, लेकिन कुछ एक लिस्टेड सिक्योरिटीज डिवेंचर और बॉन्ड थे जिनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। और अगर ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड का मतलब है कि उनकी प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है। और ये गुडविल अर्बन ये उसमें नहीं थे 112A में, इसलिए मैं इनको यहां पे कवर कर दिया। आई होप कि अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि 112A सेक्शन जो है वो क्या बोलती है। चलिए इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस आपका और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो लेट अस बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, बिजनेस इनकम जो है उनकी 3,20,000 रुपए है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000 है, जो कि अंडर सेक्शन 112A अंडर कवर हो रही है। आपको कंफ्यूजन नहीं करने के लिए, क्योंकि अब मैं आपको पता है कि 112A में क्या आता है। क्वेश्चन है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर एक्स, तो हम हेडवाइज लेंगे। तो पहला हेड सैलरी में नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, और इनकम अब किससे है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है। तो इस तरह से मेरी बिजनेस इनकम प्रॉफिट है 3,20,000। कैपिटल गेन में मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखी है, वो भी सेक्शन 1,80,000 112A में कवर हो रही है। इस तरह से मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी जी? 5 लाख रुपए होगी। डिडक्शन इसमें अंडर सेक्शन 80C to 80U चैप्टर 6A में नील है जी। तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी? 5 लाख रुपए। अब जब 5 लाख रुपए मेरी इनकम होगी तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि जी जो हमारे पास एज यूजुअल इनकम 3,20,000 ही होगी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक ही सेक्शन है, तो इसलिए 112 में डिस्कशन होगी, क्योंकि इसमें से 80C से 80U की डिडक्शन हो सकती है, इसमें नहीं होती, इसलिए हमने अलग कर दिया। लेकिन यहां पे अलग करने की जरूरत नहीं है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000। अभी आपको बताया एग्जम्पशन कितने की मिल गई? 1 लाख की रुपीस की मिल गई, क्योंकि 112A है। तो बैलेंस कितना बच गया? 80,000 एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 8,000 रुपीज। अब अदर इनकम है। अब देखिए अदर इनकम मेरी कितनी आ गई? 3,20,000। तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर नील। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जॉस्टेड लिस्ट है वो एग्जॉस्ट कर सकती है, नहीं तो हम 2,50,000 वहां भी लेस कर सकते थे। तो फर्स्ट 2 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 3,500 और 35 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो इसलिए टोटल टैक्स लायबिलिटी 8,000 प्लस 3,500 11,500। लेकिन आपको पता है कि उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है, इसलिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ किसके ऊपर मिलती है? वो सिर्फ किसके ऊपर मिलती है? अदर इनकम के ऊपर मिलती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि रिबेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112 के अंडर नहीं मिलती। इसलिए सिर्फ हमें, क्योंकि 12,500 रुपए तक होती है वो, लेकिन यहां हमारी इनकम ही जब इनकम इतनी थी कि इसके ऊपर टैक्स ही 3,500 आ रहा है, तो इसलिए रिबेट को भी हमें रेस्ट्रिक्ट कितने के ऊपर करना पड़ेगा? 3,500। ये लो जो 3,000, तो टैक्स बिफोर सेस कितना होगा? 8,000, और आपका अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4%, जो कि आपका 4% ऑफ 8,000 टैक्स के ऊपर, टैक्स को हम सेस बोलते हैं। ओके, सो सेस लो जी 320 हो गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है दैट इज 8,320। ओके, सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने अभी आपसे क्या किया? नो इंडेक्सेशन, नो कन्वर्शन, नो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80 से, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। कौन सी थी? 112A अंडर की थी। और इसमें हमारा जो टैक्स रेट था वो क्या था जी? टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये की। और साथ में हमारे पास
रिड्यूस टू अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट। लेकिन यहां पे हमने क्या कर दी, सारी के सारी बेसिक लिमिट जो है एग्जॉस्ट कर दी। अगर यहाँ एग्जॉस्ट नहीं होती तो हो जाता, मान लो यहाँ पे 1,50,000 की इनकम होती तो क्या होता, 1,50,000 एग्जॉस्ट होगी, 1,00,000 बच गई तो पहले हम 1,00,000 रुपए इसमें से और माइनस कर देते, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी उसकी क्या हो जाती, नील हो जाती। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी आपकी? जी सर। ओके, तो अब चलते हैं जी हम सेक्शन 112 के बाद। तो आपको लॉजिक समझ आ गया कि 112A को मैंने 112 से पहले डिस्कस कर दिया, क्योंकि 11A के साथ उसका रिजेम्बलेंस था। जो वहां पे कैपिटल थी, जो एसेट्स थी वही उधर थी, शॉर्ट टर्म थी 11A, अगर लॉन्ग टर्म थी 112A के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, ये वाला टेबल अब आपको और अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये देखिए, ये अदर नॉर्मल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसलिए दोनों थे। अब यहां आ रहे हैं हम अंडर सेक्शन 112 20% एंड फ्यू केसेस में हम 10% की तरफ को मूव कर रहे हैं, और इसमें कोई भी स्लैब रेट नहीं लगता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 और अदर केसेस जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, एसेट्स हैं, उनके ऊपर रेट लगता है 20%। ओके, अब सेक्शन 112 में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये होने चाहिए। ठीक है जी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली, अनलिस्टेड, लिस्टेड होते तो वहां 112A में चले जाते, तभी आपको 112 में लेके आ रहा था मैं पहले। नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, तो यहां पे क्या होगा, टैक्स लगेगा 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, प्रोविशियो 1 प्रोविशियो 2। ना तो इंडेक्सेशन होगी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए, और ना ही करेंसी फ्लक्चुएशन होगी, तो उस केस में 10% रेट लगेगा। और अगर अदर्स हैं तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो यहां पे अगर आप इंडेक्सेशन नहीं करते हैं तो 20%, और अदर के केस में भी 20%, दोनों मिलते जुलते हुए। ठीक है जी, तो 112 में फ्यू केसेस क्या आ गए जी, 10%। कौन से आ गए, ये वाले केसेस आ गए, और ये हमारे 20% में आ गए। ओके, तो इस तरह से क्या है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उधर थी अनलिस्टेड और ये आ गई लिस्टेड सिक्योरिटी, लेकिन कौन सी, अदर देन ए यूनिट, और साथ में जीरो कूपन बॉन्ड, जो कि किस में कवर नहीं हो रहे थे, 112A में कवर नहीं हो रहे थे। तो उनमें क्या है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन रेट लगेगा, 20% लगेगा अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो दोबारा से हमारे पास ये और ये 10% रेट, ये थे एक्सेप्शंस, और बाकियों के ऊपर 20%, जो कि इसके साथ ही मिलता जुलता है। तो चलिए अब हम इसके साथ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस 112 कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था। मिस्टर ए 35 ईयर्स ओल्ड हैव फॉलोइंग इनकम्स। बिजनेस इनकम है उनके पास 12 लाख रुपीस की। सेल ऑफ लिस्टेड डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म है। सेल प्राइस 4 लाख रुपए का है, सॉरी अनलिस्टेड है, ये अनलिस्टेड डिवेंचर्स हैं, इसका भाई प्राइवेट प्लेसमेंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए है इनकी। सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, एसटीटी नॉट पेड है। ओके, अगर एसटीटी पेड होता तो 112A में जाते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 112A में जाते, सॉरी 3,50,000, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी 6 लाख रुपए की, दोनों दे रखे हैं। सेल प्राइस है 10 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट इन एनएससी की रखी है उन्होंने एटीसी के अंदर 2 लाख रुपए की, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो पहले हमारे पास हेडिंग वाइज चलेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस इनकम दे रखी है, तो पहला हेड यहां पे एक तरह से आ गया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें हमारे पास बिजनेस इनकम है, और ये भी अमाउंट है, और कितना जी 12 लाख, मैंने आउटर ऑफ कॉलम में लिख दिया। उसके बाद मेरा कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर, तो जिसकी की फेयर वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 4 लाख है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 1 लाख रुपए। क्योंकि आपको पता है कि डिवेंचर की इंडेक्सिंग नहीं होती, इंडेक्सिंग इज नॉट परमिटेड, जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए मेरे पास 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद है मेरी ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख रुपए है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अब यहां पे हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दिया, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मेरे पास कितना आ गया जी,
ट्रांसफर ऑफ, अच्छा लिस्टेड सिक्योरिटीज है, एसटीटी नॉट पेड है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख रुपए, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ 6 लाख रुपए है। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया जी? 4 लाख रुपए हो गया। इस तरह से मेरे पास कैपिटल गेन हो गया 7 लाख रुपए। तो ग्रॉस टोटल इनकम मेरे पास 7 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स हो गए। ग्रॉस टोटल इनकम मेरा 19 लाख रुपए हो गया, 12 लाख प्लस 7 लाख रुपीज। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U 1,50,000, लेकिन वो किसके ऊपर होंगी? बिजनेस इनकम के ऊपर होंगी, इसके ऊपर नहीं होंगी। तो इस तरह से मेरे पास टोटल इनकम कितना आ गया? 70,50,000 रुपीज। लेकिन वहां तो कंबाइन करना पड़ता है, लेकिन मैं वैसे ही आपको टैक्स लेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे, इसलिए आपको यहीं से इसका कंफ्यूजन खत्म कर दूं। तो 7 लाख रुपए कैपिटल गेन हमने अलग कर दिया। अब ये 10.5 क्यों आया? क्योंकि 12 लाख में से 1,50,000 की डिडक्शन होंगी, तो इसलिए 10,50,000 रुपीज अदर इनकम्स में कवर हो गया। राइट, ओके। अब हम टोटल इनकम तो कैलकुलेट कर ली, अब हम चलते हैं जी टैक्स लायबिलिटी की तरफ को। सो कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 लाख रुपए, क्योंकि ये आपका जो डिवेंचर है, ये है हमारे पास ये डिवेंचर, ये 3 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ। और आपको पता है प्रोविजन टू सेक्शन 112 ऑलवेज 10%, क्योंकि इट इज नॉट लिस्टेड, और इंडेक्सिंग लिस्टेड नहीं है, इसलिए 10%। तो 3 लाख रुपए नहीं, ओके, डिवेंचर्स आर नॉट लिस्टेड, वैसे तो 10% होता है, इंडेक्सेशन नहीं होगी, लेकिन अनलिस्टेड है, इसलिए यहाँ पे जो रेट लगेगा वो 20% लगेगा, अनलिस्टेड है। तो इस तरह से मेरे पास हो गया 60,000 रुपीज। अच्छा, ऑन शेयर्स है, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गई। प्रोविशियो क्या हो गया? पहली ऑप्शन है विद इंडेक्सेशन, 4 लाख इंटू 20% होता है इंडेक्सेशन के साथ, तो 80,000 हो गया। या ऑप्शन 2 है विदाउट इंडेक्सेशन। तो विदाउट इंडेक्सेशन में हमारे पास ये दे रखा है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब इंडेक्सेशन करते हैं तो 6 लाख रुपए, और बिना उसके कॉस्ट ही लेस करते हैं, तो 10 लाख माइनस 3,50,000 विच इज इक्वल टू 6,50,000। इसके ऊपर रेट लगेगा 10%, 65,000। तो विच एवर इज लेस, ये कहता है हमारा प्रोविशियो 2। तो कितना होगा जी? 65,000 रुपीज। बाकी रेस्ट ऑफ द इनकम कितनी थी जी आपको? 10,50,000, ये बताई थी जी आपको। 7 लाख का हमारा हो गया 10,50,000। तो 10,50,000 के ऊपर अप टू 2,50,000 रुपीज, क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा 2,50,000 के ऊपर नील, 2,50,000 1 to 5 लाख 12,05,000, 5 लाख 1 to 10 लाख 20%, ठीक है जी 5 लाख का, और 10 लाख 1 to 10,50,000 एट द रेट ऑफ 30% 15,000, इस तरह से 1,27,500। तो 1,27,500 हो गया जी। तीनों का टोटल किया मैंने तो 2,52,500 हो गया। हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इस तरह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन गई 10,100 आपका एजुकेशन सेस, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई मेरी 2,62,600, जो टैक्स मुझे पे करना है। तो ये था कि अगर मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो अगर मैं ओवरव्यू में इनका कंपैरिजन करूं तो देखिए, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, टैक्स रेट्स यहां पे 15% था, यहां पे 20% यस, 10% यहां पे नो, 112 में नहीं लगता, ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% नहीं लगता। यहां पे आपके पास 112 लगेगा, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस के साथ। अच्छा, इंडेक्सेशन नो, ओके, यहां पे 20% लगेगा और साथ में रेट लगा 10%, ठीक है जी, फ्यू केसेस में। अच्छा, इंडेक्सेशन 15%, 20% इंडेक्सेशन होगी अगर तो लगेगा 20% का, अगर इंडेक्सेशन नहीं करोगे तो 10% लगेगा, राइट। और यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास 10% लगता है, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं है। अच्छा, नो टैक्स अप टू 1 लाख रुपीज, नॉट एप्लीकेबल बट एप्लीकेबल इन 112A।
रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A नो नो नो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड ऑन परचेज, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ ऑन इक्विटी शेयर, परचेज के ऊपर, ठीक है जी। और क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि 112 में परचेज और सेल, नहीं तो ट्रांसफर के ऊपर ही होता था, राइट। अच्छा, और अभी तक भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसके केस में 112 और उसके, तो आइए आज हम फिर एक ओवरव्यू जो है आपको दे देते हैं। तो ये एक तरह से आपके पास ओवरव्यू, ये है मेरे पास टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट्स को ओवरऑल मैंने डिस्कस किया। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको समरी बना दी मैंने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। 111A जहां पे एसटीटी पेड है, और अदर्स में जहां पे एसटीटी पेड नहीं है। इसके अलावा इसमें कौन सी एसेट्स होंगी सर? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, राइट। इनके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? 15% लगता है। और अदर्स के ऊपर क्या लगेगा जी? नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेंगे, बिल्कुल। लेकिन यहां पे हमने स्टार लगाया कि ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी, लोकेटेड इनसाइड एससीजेड, एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर एसटीटी पे नहीं भी होगा तो भी ये यहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कि मैंने क्या किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। तो यहां पे अगर एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड है यहां पे, तो अब इसमें क्या है? लिस्टेड इक्विटी शेयर है, एसटीटी पेड है। लेकिन एसटीटी एक्विजिशन के टाइम भी होना चाहिए और ट्रांसफर के टाइम भी होना चाहिए। लेकिन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में एसटीटी सिर्फ ट्रांसफर के टाइम होना चाहिए, एक्विजिशन के टाइम में नहीं होना चाहिए। और एसटीटी नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आईएफएससी, जो हमने आपसे डिस्कस ऑलरेडी हमने कर दिया था। डिटेल में हमने आपसे जो आईएफएससी की बातें थी वो आपसे हमने शेयर कर दी थी कि इसमें क्या चीज होती है। ओके, उसके बाद अगर आप आ जाएं तो जो कि गुजरात वाली बातें हमने कही थी, एसटीटी नॉट केबल 10% टैक्स लगेगा, लेकिन एक्सीडिंग ₹1 लाख रुपए इसकी एग्जम्पशन आ जाती है आपके पास। तो जो सेक्शन 111A में देखिए एसेट्स हैं वही 112A में, पर ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर। जो 112 के अंदर था उसको हमने दो तरह के एसेट्स में बांट दिया, एक नॉन रेजिडेंट और एक हमारे पास फॉरेन कंपनी के केस में रख दिया। अब नॉन रेजिडेंट के और फॉरेन करेंसी में अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है इंडियन कंपनी, तो उसके ऊपर रेट लगेगा 10%। वहां पे प्रोविशियो ना तो 1 लगेगा ना 2 एप्लीकेबल होगा जी, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद है शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी ऑफ इंडियन कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, उसके ऊपर भी हमारा टैक्स लगेगा 10%, लेकिन उसमें प्रोविशियो 1 एप्लीकेबल होगा, प्रोविशियो 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर अदर्स केसेस हैं, इनके अलावा अगर है नॉन रेजिडेंट और, तो वो सारे के सारे जाएंगे 20%, उसमें प्रोविशियो 2 लगेगा इंडेक्सेशन का, ठीक है जी। प्रोविशियो 2 लगेगा और 20% के हिसाब से। अच्छा, अब अगर आ जाओ आप रेजिडेंट के केस में। रेजिडेंट के केस में अगर मेरे पास हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट, और दूसरा है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड, राइट। इसमें हम क्या करेंगे? लोअर ऑफ विद प्रोविशियो 2, ठीक है। तो विद प्रोविजियो 2 का मतलब है 20% अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है। विदाउट प्रोविजियो 2, जिसमें विदाउट इंडेक्सेशन, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया मैंने। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं किसमें? जीरो कूपन बॉन्ड और लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट,
तो विद प्रोविशियो 2 यानी कि इंडेक्सिंग का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 20% बेनिफिट देना पड़ेगा, और विदाउट प्रोविजन 2 यानी कि विदाउट इंडेक्सेशन तो क्या होगा, 10% का रेट लगेगा। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट्स अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड, जैसे डेट ओरिएंटेड फंड्स है, तो उसमें 20% ही लगेगा प्रोविशियो 2। और अगर आपके पास अदर्स हैं तो भी 20% लगेगा प्रोविशियो 2। तो मतलब प्रोविशियो 2 एप्लीकेबल हो गया। तो इस तरह से इसका मैं एक फोटो जो है आपके यहां पे डाल दूंगा, जिसकी वजह से आपको ओवरव्यू आ जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं कुछ एक नोट्स बताना चाह रहा हूं आपसे। नोट है, इन केस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि अब हमने सब डिस्कस किया, रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइड फैमिली, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 और 112A and short term capital gain 111A shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance will is subject to tax at the rate of specified rate। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया जो अनएग्जॉस्टेड की बात करी थी। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज्ड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। Under section 112 or 10% under section 112A or short term capital chargeable to tax at the rate of 15% under section 111A। ये रेट्स लगेंगे और डिडक्शन इसमें नहीं लगेगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा टैक्स रेट्स का ओवरव्यू, जिसकी वजह से ये तभी समझ आना था आपको। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में होता तो शायद समझ नहीं आता। जब आपको सारी सेक्शंस डिस्कस कर दी हमने कि 111A क्या होता है, 112A क्या होता है और 112 क्या चीज होती है। क्लियर है जी बात यहां पे। तो अब हमारा जो कैपिटल गेन है, अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लर्न करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो लास्ट हेड के साथ आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ।